यस, गुड इवनिंग। आज हम चर्चा करेंगे अपने चैप्टर 6 वंशागति के आणविक सिद्धांत के बारे में, और उसमें सबसे मेन डीएनए के बारे में देखने वाले हैं कि डीएनए होता है क्या है, किससे मिलकर बना होता है, और जिससे मिलकर बना भी होता है तो उसके बारे में और भी चीज़ें, और बाकी हम देखेंगे डीएनए मॉडल के बारे में कि जो डीएनए मॉडल का स्टार्टिंग है, ये जितना भी पूरा हम लोग को टोटल डीएनए मॉडल, जो भी डीएनए कैसे बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किसने बताई, ये सारी चीज़ें हम यानी आज के वीडियो में केवल हम डीएनए के बारे में ही चर्चा करेंगे। यानी आपका आज का टॉपिक ही है डीएनए। डीएनए का संपूर्ण जानकारी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जितने भी चीज़ें पूछे जाती हैं आपसे, ये सारी चीज़ें। तो चैप्टर 6 जिसको भी हार्ड लगता है उनके लिए खास कर ये वीडियो है, तो वीडियो को बिना स्किप किए टोटल लास्ट तक आप लोग देखेंगे, और जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो अपने कॉपी में नोट करके एक बार फिर से रिवाइज कर लें। जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन कि डीएनए क्या है। अगर किसी से अचानक से पूछ लिया जाए डीएनए क्या है तो किसी को लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसा है। सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म देखते हैं, जो कि हमारे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डीएनए का फुल फॉर्म लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जानते हैं आप लोग, न्यूक्लिक अम्ल को बोलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल हमारे दो प्रकार के मिलेंगे, एक आपको मिलेगा डीएनए, दूसरा आपको आरएनए। पर हमारा क्वेश्चन था कि डीएनए क्या है। तो डीएनए आपका एक ऐसी संरचना है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, अनेकों न्यूक्लियोटाइड। अनेकों न्यूक्लियोटाइड यानी हम बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिल करके एक द्विकुंडलित संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। बाकी अब डीएनए की फुल फॉर्म लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन था कि डीएनए क्या है, जो आपको एक लाइन का आंसर मिल गया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई द्विकुंडलित संरचना को डीएनए कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब जो डीएनए की लंबाई है, जैसे कि अगर बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। वैसे कई सारे जीव बैक्टीरिया में डीएनए का आकार अलग होगा, जानवर में अलग होगा, पेड़ पौधों में अलग होगा। तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई किस पर निर्भर करती है, तो ये लंबाई जो है हमारे शरीर में न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करती है। हो सकता है हमारे शरीर में न्यूक्लियोटाइड की संख्या ज़्यादा हो, किसी के शरीर में कम हो, किसी के शरीर में उससे भी कम हो। तो इस तरीक़े से न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करता है आपका डीएनए का लंबाई। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देगा कि डीएनए की लंबाई किस पर निर्भर करती है। तो डीएनए का लंबाई जो होता है वो आपका किस पर निर्भर करेगा, न्यूक्लियोटाइड पर। जैसे कि आपको 4 पॉइंट दिखाया गया है एग्जाम्पल में। जीवाणु भोजी एक 5 × 174, ये जीवाणु भोजी का नाम है। आप ये मत याद करिए कि कुछ लिखा हुआ है। जीवाणु भोजी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक टाइप आपको एक जाति दिख रही है 5 × 174। इसमें टोटल 5386 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। कितने आपके 5386 न्यूक्लियोटाइड। तो आपको ये नोट करना है कि अगर हमसे पूछ दे कि 5 × 174 में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो 5386, 5386। तो ये चीज़ें आपको लिखना है। अगर बात करें जीवाणु भोजी लेप्डा, ये भी एक अलग जाति है लेप्डा में बात की जाए तो लेप्डा में आपका बेस पेयर दिया हुआ है, क्षार युग्म दिया हुआ है। क्षार युग्म जो होते हैं 4850। यहाँ पर ध्यान देंगे आपको बस 5 × 174 में ही न्यूक्लियोटाइड की संख्या मिलेगी। बाकी जितना भी आपके बुक में लिखा हुआ है सारा क्षार युग्म के बारे में बात किया हुआ है। जीवाणु भोजी लेप्डा में 4850। वही एक ई कोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। मनुष्य का अगुणित, मनुष्य में 2 डीएनए होते हैं, एक होते हैं अगुणित, एक होते हैं द्विगुणित। अगुणित जो पहले पैतृक डीएनए होता है, उसके बाद जो नया डीएनए मिल करके द्विकुंडलित बनता है वो द्विगुणित हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर अगुणित डीएनए की बात करें तो उसमें 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर होता है। वही अगर द्विगुणित डीएनए हो तो 6.6 × 10⁻9। तो आपको और कुछ याद रहे या ना रहे, आपको मनुष्य और ई कोलाई, क्योंकि ये 2 चीज़ों के बारे में आप देखेंगे कि बार बार चर्चा होगा, मनुष्य ई कोलाई, मनुष्य ई कोलाई। तो इन दोनों का याद करना सबसे ज़रूरी है। तो डीएनए क्या है, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड से बना। जिसको न्यूक्लियोटाइड नहीं पता है, चिंता करने का टेंशन ना लेंगे। आगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में ही बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड है क्या चीज़। बस इतना ध्यान रखना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी हुई एक संरचना है, द्विकुंडलित संरचना, जिसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म
आप देख सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो लंबाई का डिसीजन लेता है कि कितना लंबा डीएनए होना चाहिए, तो ये किस पर डिपेंड है, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड पर। जैसा हमने 4 एग्जाम्पल भी देख लिया, मनुष्य, इकोलाई, जीवाणुभोजी लेप्डा, जीवाणुभोजी 5 × 174। सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे जीवाणुभोजी 5 × 174 एक जाति है, लेप्डा, मनुष्य, इकोलाई, नाम पते होंगे तो फिर आप लोग संख्या याद कर लेंगे। न्यूक्लियोटाइड 5386 किसमें, तो आपके 5 × 174 में। लेप्डा में बात करते तो 4850 बेस पेयर, इकोलाई में 4.6 × 10⁻6, मनुष्य में 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर, और वही द्विगुणित की बात करें तो 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर। आगे हम क्या देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हमने पढ़ा कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। पता होना चाहिए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता क्या है और कैसे बना होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब बहु होता है और न्यूक्लियोटाइड, तो अगर हम बहुवचन भी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक से अधिक वस्तुएं हो तो उसे हम बहुवचन में शामिल कर देते हैं। वैसे ही आपका अगर एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की इकाई की बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 घटकों से मिलकर बना हुआ है, जैसे नाइट्रोजन, बेस, शुगर, फॉस्फेट। यानी न्यूक्लियोटाइड हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। अगर एक न्यूक्लियोटाइड को हम निकालते हैं देखने के लिए कि न्यूक्लियोटाइड में है क्या चीज़, तो उसको तोड़े तो उसमें 3 चीज़ें निकली आपके। पहला नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और हमारा क्या है, फॉस्फेट। 3 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन क्षार, शर्करा, फॉस्फेट। नाइट्रोजन क्षार, शर्करा, फॉस्फेट, ये तीनों चीज़ें क्या है, ये तीनों चीज़ें जब जुड़ती हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। समझ में आ गया होगा आपको। ये तीनों चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। अब आपको मिलेगा एक जगह न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड तो ठीक है, पर एक जगह मिलता है न्यूक्लियोसाइड। देखेंगे इसमें 3 चीज़ें हैं। जब 2 चीज़ें नाइट्रोजन क्षार और शर्करा जब आपस में जुड़ती हैं तो वो एक बॉन्ड के साथ जुड़ती हैं, जिसे हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध जो है वो नाइट्रोजन और शर्करा को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये बंध की सहायता से जब ये दोनों जुड़ जाती हैं तो इस संरचना को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो आज के बाद अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि न्यूक्लियोटाइड तो आप लोग पढ़े हुए कि 3 घटकों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो नाइट्रोजन और शर्करा जब ग्लाइकोसिडिक बंध के साथ आपस में जुड़ते हैं तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक। तो न्यूक्लियोटाइड को हम तोड़े, हम लोग को मिला 3 चीज़, नाइट्रोजन क्षार, शर्करा, फॉस्फेट। जब हमने नाइट्रोजन क्षार और शर्करा को आपस में जोड़ा किस बॉन्ड के साथ, ग्लाइकोसिडिक बंध के साथ, तो एक संरचना बना जिसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है आपका, अब ध्यान देंगे, ये फॉस्फेट जब इनके साथ जुड़ता है यानी न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ेगा तो वो भी एक बॉन्ड के साथ जुड़ेगा जिसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसी चीज़ को तो आपको ध्यान देना है कि कब कौन सा बॉन्ड किसको जोड़ता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पहले जोड़ेगा नाइट्रोजन क्षार और शर्करा को, या बाद में या पहले, बस याद रखना है कि कौन सी संरचना को कौन जोड़ रहा है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये आपका न्यूक्लियोसाइड बनाता है, यानी नाइट्रोजन और शर्करा को आपस में जोड़ता है। दूसरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ फॉस्फेट जो होता है खुद का अपना बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और इन दोनों के साथ जाकर क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसा कि P किसके साथ, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये शुगर है हमारा और इससे नाइट्रोजन जुड़ता है, तो ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। इस तरीक़ा से तीनों संरचना जुड़ती है और एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में हम लोगों को क्या चाहिए, फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, वही शुगर, नाइट्रोजन क्षार, शर्करा, फॉस्फेट, इन तीनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। नाइट्रोजन क्षार और शर्करा आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ते हैं, वही फॉस्फेट नाइट्रोजन क्षार और शर्करा से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो ये संरचना था किसका, ये हमने बात कर लिया बंध का, और हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। तो
इसी न्यूक्लियोटाइड को अब हम दोबारा जोड़ते जाए, 3 न्यूक्लियोटाइड जोड़ दे, आपस में 4 जोड़ दे, 5 जोड़ दे, तो इस तरीके से इसी संरचना को हम क्या देते हैं नाम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, अनेकों न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बना एक संरचना है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड 3 घटकों से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार, शर्करा आपस में हमेशा ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़े होते हैं, और वही बात करें अगर हम फॉस्फेट शर्करा के बीच, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम देखते हैं, ये आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, जैसे कि हम जो हमारा डायग्राम है डीएनए का, वो डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। डाई न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब उसमें ये आपको ये जो लिखा हुआ है डाई न्यूक्लियोटाइड, यहाँ मिस्टेक है क्योंकि हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जब 2 न्यूक्लियो तब ये, हाँ ये चीज़ सही है, जहाँ यहाँ लिखा हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आप देख सकते हैं एक उदाहरण, आरएनए हो या डीएनए, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होता है। ये जो आपको 5 और 3 दिख रहे हैं, 5 और 3, ये आपको जो डायग्राम मिलेंगे बुक में, ये 5 हाइड्रोक्सिल है। OH जो 5 नंबर पे जुड़ा होता है, उसी से जब फॉस्फेट और शर्करा ये सब जुड़ता है तो हम उसे 5' या 3' के नाम से जानते हैं। ये 5, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 और यहाँ 5, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सुधार लेंगे आप लोग। अब हमने देखा ये चीज़, इसमें आपको पता है ये नाइट्रोजन क्षार जो है, ये 2 प्रकार के हम लोग को पढ़ने हैं। ये नाइट्रोजन बेस हम लोग को 2 प्रकार के पढ़ने हैं। मेन डीएनए में भागीदारी नाइट्रोजन क्षार की ही होती है। नाइट्रोजन क्षार अगर ना हो तो डीएनए आपका हमेशा अधूरा है। तो सबसे ज़्यादा भागीदारी जो है वो किसका है, नाइट्रोजन क्षार। इसलिए हम नाइट्रोजन क्षार को अब स्पेशल पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जिसके कारण से डीएनए में ये ज़्यादा भागीदारी निभाती है। तो पहला चीज़ डीएनए क्या है, ये चीज़ हमने देखा, और उसका न्यूक्लियोटाइड कैसे डिपेंड करता है संख्या पर, उसका उदाहरण हमने देखा। मनुष्य, इकोलाई बैक्टीरिया, जीवाणु, 2 प्रकार के जीवाणु भोजी मिले आपको, 5 × 174 जिसमें 5386 थे न्यूक्लियोटाइड, बाकी आपका 4850 क्षार युग्मक था। मनुष्य में 2 डीएनए मिलेंगे आपको, अगुणित द्विगुणित। अगुणित बात करें तो 3.3 × 10⁻9, और वही द्विगुणित में 6.6 × 10⁻9। तो इस तरीके से हमने जैसा कि उसमें देख लिया। आगे हमने बात किया पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो पता लगा कि अनेकों न्यूक्लियोटाइड से बना एक संरचना है जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसमें 3 घटक हमने देखा, नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फॉस्फेट। फिर अब हम बात करेंगे स्पेशली फॉर नाइट्रोजन क्षार के बारे में कि नाइट्रोजन क्षार क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ देखें आप नाइट्रोजन क्षार, ये नाइट्रोजन क्षार जो हमारे 2 प्रकार के स्पेशली मिलेंगे, एक का नाम है प्यूरिन, दूसरा हमारा पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत 2 क्षार होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। हमेशा याद रखेंगे एडेनिन ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन आपके डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं। तो प्यूरिन जो है वो डीएनए में भी पाया जाता है और हमारा आरएनए में भी पाया जाता है। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के, प्यूरिन, पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर आपका एडेनिन ग्वानिन आता है। वही अगर हम पायरिमिडिन की बात करें तो पायरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, इन्हीं दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए थायमिन हमेशा डीएनए में होता है और थायमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल होता है। तो या तो डीएनए में इन दोनों में से एक ही होगा, और वो कौन है, थायमिन। आरएनए में यूरेसिल होगा, और अगर डीएनए की बात करें तो थायमिन। तो प्यूरिन आपका 2 प्रकार का, एडेनिन ग्वानिन कॉमन सा। पायरिमिडिन में भी एक कॉमन है साइटोसिन, बाकी 2 चीज़ें थायमिन, यूरेसिल। तो पायरिमिडिन में 3 चीज़, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन। यहाँ पर आपका संरचना बनाया हुआ है। ये डीएनए में आप देख सकते हैं जो एडेनिन है वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ जुड़ा होता है, वहीं पे हमारा साइटिन हमेशा डीएनए में ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन से जुड़ा होता है। ये जो बॉन्ड है आपस में, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी तक हमने 3 बॉन्ड देखा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि नाइट्रोजन शर्करा को जोड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो कि फॉस्फेट और शर्करा को जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि दोनों क्षार को आपस में जोड़ता है। तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ कितने बॉन्ड से, डबल बॉन्ड,
साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से। वही आरएनए में देखें तो आरएनए में हमेशा एडेनिन यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और हमेशा साइटोसिन जो आपका है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन से जुड़ा होता है। तो डीएनए में अगर कभी कोई पूछ दे कि एडेनिन किससे जुड़ेगा, थाइमिन के साथ, और अगर आपका कभी आरएनए में पूछ दे तो हमेशा यूरेसिल किसके साथ, एडेनिन के साथ। तो ये समानता है चीज़। और नाइट्रोजन क्षार हमने देख लिया। पहले हमने देखा डीएनए को, उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में बॉन्ड की बात की हमने और 3 घटकों का। 3 घटक में एक घटक आपका स्पेशल था जिसमें हम नाइट्रोजन क्षार को हमने स्पेशली देखा तो पता लगा कि नाइट्रोजन क्षार आपका 2 हिस्सों में बटा होता है। 2 हिस्सों में हमारा एक प्यूरिन था और वही दूसरा हमारा पाइरीमिडिन था। प्यूरिन जो है, प्यूरिन 2 हिस्सों में बट गया है जिसमें 2 क्षार मिलेंगे, एडेनिन, ग्वानिन। पाइरीमिडिन में 3 क्षार हम लोग को मिलेंगे, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। डीएनए हमेशा द्विकुंडलित होता है और वही आरएनए हमेशा एक ही कुंडलित होता है, एकल रज्जुकी होता है। एक ही धागा मिलेगा आपको डीएनए में, आरएनए में, और वही डीएनए में डबल। तो डीएनए में हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ कितने बॉन्ड से, डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। पता है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में क्यों है? आपको 3 बॉन्ड मिले ना, ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोडाइएस्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इन दोनों बॉन्ड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यही बॉन्ड के कारण डीएनए में स्थायित्व रहती है, यानी डीएनए में जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। आपने आनुवांशिक पदार्थ का गुण वाला वीडियो देखा होगा, उसमें आपको दिखा होगा कि रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए और दूसरी चीज़ें आपको मिली होंगी कि इसमें उत्परिवर्तन होते रहता है। तो उत्परिवर्तन इतना जल्दी होना संभव नहीं है, समय के अनुसार धीरे धीरे एक जीन में बदलाव के कारण होता है। तो ये जो स्थायित्व है, स्थिर है डीएनए में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर डीएनए बनाना है, आनुवांशिक पदार्थ बनना है, तो उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो डीएनए में आपका जो बीच में बेस पेयर, ये चीज़ें आप मत लिखिएगा क्योंकि आरएनए में ये चीज़ नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, ये नहीं मिलेंगी आपको क्योंकि आरएनए में तो डबल स्ट्रैंड होता ही नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। बाकी आपको ये देखना है कि डीएनए में हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है। आगे हम देखते हैं, हमने देख लिया नाइट्रोजन क्षार के बारे में। आगे हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। आपको क्वेश्चन मिलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन। वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल दे, उसके बाद इरविन चारगाफ का नियम। पर उससे पहले आप एक बार बेस पकड़ने का कोशिश करिए कि एनसीईआरटी जो है वो ऐसे ही नहीं पैराग्राफ सजा कर टॉपिक वाइज दिया हुआ है, इसके पीछे कुछ कारण है। एनसीईआरटी पहले आपको समझाना चाहता है हल्का सा कि डीएनए क्या है, इसको समझे। उसके बाद उस इकाई जिससे डीएनए बना हुआ है उसके बारे में उसने बता दिया, यानी न्यूक्लियोटाइड के बारे में उसने बता दिया। न्यूक्लियोटाइड जैसे ही हम पढ़ के निकलते हैं हम लोग को वैज्ञानिक के नाम मिलने लगते हैं लगातार, जिसमें सबसे पहला वैज्ञानिक का नाम जो है आपका वो फ्रेडरिक मेस्टर का आता है। फ्रेडरिक मेस्टर जो थे यही सबसे पहले स्टार्ट किए थे डीएनए के। डीएनए तो बन चुका क्योंकि डीएनए का मॉडल हमने देख लिया, यानी डीएनए का कहीं ना कहीं खोज बहुत पहले से ही था, पर मॉडल्स हम लोग को बहुत बाद में मिला क्योंकि जीवन तो पृथ्वी पे बहुत पहले से था। तो डीएनए बन चुका था, हम लोग को ये पता लगा कि कैसे कैसे बना। अब वैज्ञानिकों ने स्टार्ट किया खोज करना, जिसमें सबसे पहला जो खोज किए हैं वो कहीं ना कहीं फ्रेडरिक मेस्टर किए हैं, जिन्होंने डीएनए को देखा तो पर उसे पहचाना नहीं और केवल अम्लीय देखकर उसे नाम दिया न्यूक्लिन। नाम क्या दिया उसे? न्यूक्लिन, जो कि सबसे पहले एक पस कोशिका, घाव की जो कोशिका होती है उसमें उन्होंने देखा था। उसमें उनका जो माध्यम दिखा था वो अम्लीय था और 1869 ईस्वी में उन्होंने वो डीएनए था उस पस कोशिका में, पर उन्होंने उसे नाम क्या दे दिया? न्यूक्लिन का। उसके बाद आगे एक और वैज्ञानिक है मॉरिस विल्किंस एंड वो रोजलिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया कि एक्सरे किया, जिस घाव में से उन्होंने न्यूक्लिन जिसको नाम दिया था उस न्यूक्लिन का इन्होंने एक्सरे किया। और एक्सरे जब जैसे ये करते हैं इनको एक ग्राफ मिलता है, एक डायग्राम मिलता है जो कि डीएनए के जैसा था। जैसे आप लोग एक्सरा में ये हड्डियों का जो एक्सरे का मिलता है उसमें साफ साफ ऐसे नॉर्मल लोगों को नहीं समझ आएगा,
जो स्टडी किए होते हैं उन लोगों को पता लग जाता है। तो ये भी दो वैज्ञानिक थे, मॉरिस विलिकिंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन। इन दोनों ने एक्सरे निकाला। ध्यान देंगे घटना कैसे कैसे हो रहा है। एक आए, उठाए पस कोशिका, घाव की कोशिका, और उसमें अम्लीय माध्यम देखकर उन्होंने उसे न्यूक्लिन का नाम दे दिया, डीएनए नाम नहीं दिए थे। दूसरे आए, उसको एक्सरे किए और एक्सरे करके उन्होंने देखा कि डीएनए दिखता कैसा है। इन दोनों की मदद से धीरे धीरे वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये दो वैज्ञानिक जो कि बहुत महान थे, इन दोनों के बारे में स्पेशली बायोग्राफी इनकी दी हुई है आपके इकाई स्टार्ट होने से पहले। तो इन्होंने क्या किया कि देखा कि फ्रेडरिक मेशर ने अम्लीय बता दिया और बता दिया कि डीएनए जैसा है। दूसरा देखा कि एक्सरे भी मिल गया हम लोग को, डायग्राम ऐसा दिख रहा है। इन्होंने अब मॉडल तैयार किया इसकी मदद से, और जो मॉडल तैयार किया वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मिल करके, वो मॉडल ऐसा था कि उसमें पूरी जानकारी दी हुई थी डीएनए के बारे में कि डीएनए जो है वो हमारा द्विकुंडलित नमूना है, और इस द्विकुंडलित नमूनों में जो आपने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड, शुगर, फॉस्फेट, ये कहाँ पर होते हैं, कैसे सजाना है, इसको कैसे रखना है, ये सारा डायग्राम जो था इन्होंने अपने ग्राफ मॉडल्स में तैयार करके और इन्होंने सजाया। बहुत हार्ड वर्क था, ऐसा नहीं था कि आसान चीज़ें हैं। सारे लोगों ने तो बिखरा हुआ बता दिया, पर किसी को ये पता नहीं था कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर पाई जाती है। वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों वैज्ञानिक मिले और अपने लैब में इन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसे हम आज द्विकुंडलित नमूना बोलते हैं, द्विकुंडलित मॉडल बोलते हैं। ये आपके क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि वाटसन क्रिक का मॉडल बताएं। तो वाटसन क्रिक का मॉडल आप जब भी बताएं तो इस तरीके से बताएं ताकि आपको भी पता चले कि इसके बारे में आपको नॉलेज है, देखने वाले को भी लगे और सही में होना चाहिए। क्योंकि एक डीएनए हर एक इंसान में है, हर एक लोग जानते हैं, हर एक लोग देख रहे हैं, पर रियल में मॉडल किसी को जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखा हुआ है। बाकी हम देखेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन में स्पेशल। 1869 में फ्रेडरिक मेशर ने स्टार्ट कर दिया अम्लीय पदार्थ को, डीएनए को न्यूक्लिक नाम दिए। उसके बाद ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, मॉरिस विल्किंस, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे कर दिया फ्रेडरिक मेशर के पास। एक्सरे की मदद से 1953 में, ईस्वी याद रखना है, 1953 में द्विकुंडली नमूना किसने दिया? वाटसन और फ्रांसिस ने दिया। अब देखिए ये द्विकुंडली नमूना मिलने के बाद एक और वैज्ञानिक है, इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ ने क्या देखा? जितना एडेनिन है उतना थाइमिन, जितना साइटोसिन है उतना गुआनिन। यानी अगर एक डीएनए जो मॉडल मिला था उनको, उस मॉडल में वो ध्यान दे रहे थे कि यार इसमें जितना एडेनिन है उतना ही, यानी 18% एडेनिन है तो 18% थाइमिन भी है। अगर हमारा 20% साइटोसिन है तो 20% गुआनिन भी है। यानी इसका जो अनुपात है वो हमेशा बराबर है। अगर 1 गुआनिन है तो 1 साइटोसिन, 2 साइटोसिन है तो 2 गुआनिन, 2 एडेनिन है तो 2 थाइमिन। यानी 2 आपस में जो भी सामने सामने जुड़े हैं उनका अनुपात जो है हमेशा क्या है? स्थिर है, एक दूसरे के बराबर है। तो इन्होंने भी एक नियम दे दिया जिसे हम आज पढ़ते हैं, इरविन चारगाफ का नियम। तो इरविन चारगाफ का नियम यहाँ से आप 2 नंबर का लिख सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है इरविन चारगाफ का। वाटसन क्रिक का तो हमने अभी नहीं देखा, पर इरविन चारगाफ का नियम आप देख ले क्या इन्होंने बोला है। द्विकुंडली का परीक्षण कर, द्विकुंडली नमूना जो कि वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दे के हट गए, इन्होंने उसका परीक्षण किया और बताया। इरविन चारगाफ ने कहा कि एडेनिन व थाइमिन तथा गुआनिन व साइटोसिन के बीच अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है। इनका अनुपात हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। यानी 2 साइटोसिन तो 2 थाइमिन आपका, 2 गुआनिन तो 2। तो इस तरीके से उन्होंने उनका नमूना निकाला हुआ फिर से स्टडी किया और उस पर अनुपात बता दिया। तो इरविन चारगाफ ने केवल क्या बताया था? ये अनुपात आपका बताया था कि द्विकुंडली नमूना में एडेनिन, थाइमिन एवं गुआनिन, साइटोसिन का अनुपात सदैव एक दूसरे के बराबर होता है। यही इरविन चारगाफ का नियम है। तो यहाँ से हमने डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, नाइट्रोजन क्षार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद प्यूरिन में कौन कौन शामिल होता है, पायरीमिडिन में कौन। फिर इन स्ट्रक्चर देखने के बाद स्टार्ट हो गया खोज, जो कि सबसे पहला हाथ लगाया फ्रेडरिक मेशर।
उसके बाद एक्सरे निकाला गया विलिकिस और रोजलिन फ्रैंकलिन के द्वारा। वाटसन क्रिक दोनों के मदद से पूरा मॉडल ही तैयार कर दिए और मॉडल में इरविन चारगाफ जाके देखने लगे कि इसमें कोई कॉमन सा चीज़ मिल जाए जिसके वजह से इनका भी नाम हो जाए। तो इन्होंने अनुपात देख लिया और अनुपात देखकर बता दिया कि हमेशा इन दोनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस टॉपिक से हम लोग एक 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर देखते हैं वाटसन क्रिक मॉडल, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी तो ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव के लिए थी और नॉलेज के लिए थी, स्पेशल एनसीईआरटी को समझने के लिए थी। तो सबसे आप लोग फोकस डालें कि एनसीईआरटी पागल नहीं है जो आपको इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। एनसीईआरटी को पहले समझने का कोशिश करिए कि कैसे कैसे बताते जा रहा है। एक टीचर जब कोई चीज़ स्टार्ट करता है ना तो अचानक से नहीं, पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन देता है और फिर उसमें डीपली ले जाता है। वैसे ही आपका एनसीईआरटी किया हुआ है, पहले डीएनए मॉडल को समझा दिया है और उसके बाद वैज्ञानिकों के बारे में, क्योंकि अगर अचानक से हम वैज्ञानिक के बारे में पढ़ने लगे तो नहीं समझ में आएगा कि वैज्ञानिक ने किस नाइट्रोजन की बात की है, किस एडेनिन की बात की है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है। तो इसलिए एनसीईआरटी आपका पहले डीएनए को समझाया कि डीएनए में होता क्या है और कौन सी चीज़ें किसके साथ जुड़ी होती हैं। उसके बाद वैज्ञानिकों की चर्चा की गई है। आगे हम देखते हैं ये डायग्राम, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो कि दक्षिणावर्त है। द्विकुंडली डीएनए का डायग्राम है, आपके किताब का ही डायग्राम है। बाकी आपका हम देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक मॉडल, जो कि सबसे पहले लिखना है कि आपको 1953 में दिया गया है। फिर अपने कॉपी पे एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम बनाना है। ये आपका जो 3.4 नैनोमीटर, ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर है लिखनी, 5 3 नीचे 3 5 तो ये जो टोटल हमारा ये आपको लिख देना है 2 क्षार। अगर हम 2 क्षार की बात करें तो 2 क्षार के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर, और वही अगर पूरे एक द्विकुंडलित डीएनए की बात करें तो 3.4 नैनोमीटर का होता है। तो आपका ये जो पहले लिखना है कि वाटसन और फ्रांस क्रिक मॉडल 1953 ईस्वी में दिया गया है। उसके बाद वाटसन क्रिक मॉडल में जितने भी सिद्धांत या जो भी चीज़ें बताई गई हैं जानकारी, वो निम्नलिखित है। पहला, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है जिसमें क्षार अंदर की ओर स्थित होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको डायग्राम में बताना है ना कि इसमें है कौन कौन सी चीज़ें। पहला पॉइंट बोला हुआ है कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दूसरा ये जो धागा देख रहे हैं आप, ये धागा ऐसे ही नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन, और इसको हम एक न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ऐसे कई सारे आपके जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हो गया आपका और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये। इसमें आपको 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना देख रहे हैं और बीच में क्या है आपका क्षार। तो पहला पॉइंट तो यही बताया गया ना कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होते हैं जिसमें क्षार जो है आपका अंदर की ओर होता है। तो डीएनए आपका 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है जिसमें क्षार कहाँ है आपका अंदर की ओर स्थित होता है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, श्रृंखला में एक की ध्रुवता 5 से 3 तथा दूसरे की ध्रुवता 3 से 5 की ओर होती है। ये जो घुमाव आपको दिख रहा है, ये घुमाव एक में 5 से 3 की ओर है और एक में 3 से 5 की ओर है। तो दूसरे में हम लोग घुमाव, यानी पहले में पहला पॉइंट हम लोग देखें कि कितने धागों यानी कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है और उसमें बीच में क्या है। इन चीज़ों को लिखने के बाद आपको दूसरा पॉइंट में लिखना है कि एक की ध्रुवता 5 से 3 की ओर और दूसरे की ध्रुवता 3 से 5 की ओर है, 3 से 5। ये पॉइंट्स लिखेंगे आप लोग तो कभी भी आपके नंबर कट ही नहीं सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब हम बीच वाले की बात करेंगे कि बीच में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो क्षार, उसमें आपके बीच में क्षार है जो कि हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनिन थाइमिन से 2, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी डीएनए जब मॉडल देख रहे थे, पर ये इन्होंने जब असली मॉडल बनाया तो बताया कि बीच में क्षार होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और वही ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से। चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है कि डीएनए में सदैव प्यूरिन के विपरीत पायरिमिडिन होता है। अब ध्यान देंगे,
प्यूरिन और पायरिमिडिन का विपरीत बोल रहा है कि प्यूरिन के विपरीत हमेशा पायरिमिडिन होता है। अगर हम एडेनिन की बात करें और थाइमिन की अगर हम बात करें एडेनिन और ग्वानिन, इन दोनों चीज़ों के अलावा कुछ है क्या? नहीं। डबल बॉन्ड से आपका थाइमिन जुड़ा हुआ है और वही ट्रिपल बॉन्ड से हमेशा से, और वही चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं। तो ये आपका क्या है? ये दोनों प्यूरिन है और ये दोनों क्या है? पायरिमिडिन। तो इन्होंने बताया कि प्यूरिन के विपरीत हमेशा क्या पाया जाता है? पायरिमिडिन ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्वानिन के एडेनिन के साथ हम ग्वानिन जोड़ देंगे और ग्वानिन के साथ एडेनिन, ऐसा तो कभी हम नहीं देखते हैं ना। हमेशा यही देखते हैं कि थाइमिन हो या एडेनिन हो, हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे। साइटोसिन ग्वानिन हमेशा एक दूसरे से जुड़े। तो इस प्रकार से इन्होंने एक पॉइंट बनाया कि हमेशा प्यूरिन के विपरीत क्या मिलेगा आपको? पायरिमिडिन मिलेगा। उसके बाद डीएनए की दोनों श्रृंखला सदैव दक्षिणावर्त कुंडलित होती है। ये जो मॉडल देख रहे हैं हमेशा दक्षिणावर्त है। तो इस तरीके से आपके जो 5 पॉइंट्स है, पहला पॉइंट में बताया गया कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। एक बार मेरे साथ रिपीट करते चले, सबसे बेस्ट होगा। लिखने से अच्छा है, लिखेंगे नहीं सब लोग, लिखेंगे आप लोग वीडियो के लास्ट में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार ध्यान से सुन लेंगे और एक बार लिख लेंगे तो रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर, सब्जेक्टिव भी क्लियर और एनसीईआरटी भी क्लियर। तो एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, उसके बीच उसके अंदर क्षार स्थित होते हैं। तो उसके भीतर जो क्या है? क्षार। तो पहला पॉइंट आपका यही है कि डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है जिसमें अंदर की ओर क्षार स्थित होते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में ध्रुवता की बात करते हैं। पहले की ध्रुवता 5 से 3 की ओर और वही दूसरे की ध्रुवता कितनी आपके? 3 से 5 की ओर। उसके बाद इन दोनों चीज़ को देखें। अब हम चलते हैं बीच में, ध्यान से देखते हैं क्या है। क्षार आपस में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसा कि एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से द्विबंध, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ त्रिबंध से जुड़ा होता है। पॉइंट आप लोग सोचेंगे शॉर्ट लिखने का कि डायरेक्ट लिख दे एडेनिन से। देखिए, जितना लंबा लिखिएगा आपके लिए बेटर होगा, जितना व्याख्या करके लिखते हैं उतना ही नंबर अच्छा मिलता है। तो पॉइंट्स को ऐसे लिखिए कि क्षार आपस में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन सदैव थाइमिन के साथ द्विबंध, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ त्रिबंध से जुड़ा होता है। ये आपका कौन सा था? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट में हमने क्या देखा कि हमेशा प्यूरिन के विपरीत आपको कौन दिख रहा है? पायरिमिडिन। तो चौथा पॉइंट में हमने बात किया कि हमेशा प्यूरिन के विपरीत जो होता है वो पायरिमिडिन। अब हम जो एक मॉडल तैयार करते हैं डीएनए का, ये सदैव हम लोग को कैसा मिलती है? दक्षिणावर्त, दक्षिण की ओर घूमते हुए दिखती है। तो ये आपका 5 पॉइंट लिखा हुआ है और ये आपका पूरा का पूरा डीएनए मॉडल है। किसका? वाटसन क्रिक मॉडल है, जो कि 1953 में पहली बार दिया गया था। तो फ्रेडरिक मेस्टर देख के बता दिए थे पर पूरा नहीं डिफाइन किए। एक नया एक्सरे दे दिया और इन्होंने क्या किया कि उनके एक्सरे के मदद से ही पूरा का पूरा मॉडल ही तैयार कर दिया और इवेन 4/5 अनुपात बता दिए। तो ये था आपका पूरा डीएनए मॉडल। और इस डीएनए मॉडल में पहले आपको लिखना है कि वाटसन क्रिक मॉडल 1953 ईस्वी में दिया गया। फिर आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको 5 पॉइंट लिखने हैं समझा कर। आपको पॉइंट ऐड करने हैं तो उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को घुसा सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसी 5 पॉइंट को अच्छे से कॉपी में लिख दें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बात किया हुआ है सेंट्रल डॉगमा। इसके बारे में तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और पता है आपके वही पड़ोसी ही दिए हुए हैं, फ्रांसिस क्रिक। वाटसन हट गए यहाँ से। फ्रांसिस क्रिक जो है उन्होंने क्या देखा कि अरे यार, जो हम लोग के शरीर में, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, एंजाइम बनाना है, HCl अम्ल बनाना है। वो एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ है, पता है कि नहीं आपको? पर प्रोटीन बनने के लिए किसका मदद चाहिए? RNA का। और RNA को प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज जो था वो कौन दिया था? DNA दिया था। इन्होंने एक चीज़ देखा कि हमारे शरीर में जो अनुवांशिक सूचनाएं हैं, जितनी भी अनुवांशिक सूचनाएं आज अगर हमारे शरीर में अगर कोई विशेषता है तो वो DNA के कारण है। तो वो एक मैसेज हुआ ना कि DNA ही मैसेज करता है कि ये चीज़ें बनाओ शरीर में, ये चीज़ें करे, वो चीज़ें करे। तो जो देख रहे थे कि अनुवांशिक सूचना का जो बहाव है, पहले DNA
फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और उसके बाद पूरे शरीर में। तो ये आनुवांशिक सूचना का जो बहाव था इस तरीके से जो हो रहा था, क्योंकि बीच में जो सेल के केंद्रक है उसके बाद प्रोटीन पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इस सूचना का जो बहाव है, इस पूरे बहाव को एक मॉडल तैयार करके उन्होंने सेंट्रल ड्रोग्मा का नाम दे दिया। तो आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल ड्रोग्मा का विचार स्पष्ट किया। इनके अनुसार आनुवांशिक सूचना का बहाव डीएनए से आरएनए व इससे प्रोटीन में होता है, जिसे सेंट्रल ड्रोग्मा कहते हैं। तो ये आपका सेंट्रल ड्रोग्मा किसके द्वारा दिया गया है? फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। कब? आणविक जीव विज्ञान में दिया गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि आनुवांशिक सूचना का बहाव सदैव डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन में होता है, और इसी सूचना के बहाव को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल ड्रोग्मा कहते हैं। सेंट्रल ड्रोग्मा को आप लोग नीचे पेंसिल से ऐसे दिखा दें। डीएनए से डीए प्रतिकृति, फिर डीएनए से एमआरएनए जो बनता है अनुलेखन, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो रूपांतरण। तो अगर कोई पूछे कि प्रतिकृति अनुलेखन रूपांतरण को परिभाषित करे, तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया प्रतिकृतिकरण, डीएनए से आरएनए अनुलेखन, और आरएनए से प्रोटीन रूपांतरण, और इस टोटल को मिला करके हम नाम देते हैं सेंट्रल ड्रोग्मा का। एक डायग्राम आप लोग देख ले सेंट्रल ड्रोग्मा का, आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ये प्रतिकृति का मतलब क्या है? डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए अनुलेखन, और एमआरएनए से पूरा प्रोटीन बनना रूपांतरण, और इस टोटल की बात करें तो ये क्या है? सेंट्रल ड्रोग्मा। तो सेंट्रल ड्रोग्मा क्या है? वाटसन क्रिक मॉडल, इरविन चारगाफ का नियम, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में नोट करने हैं और आज ही याद करके ख़त्म कर देने हैं। उसके बाद डीएनए क्या है, जैसा कि जिसमें जितना भी हम लोग एग्जाम्पल देखे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर हमने देखा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मॉडल संरचना, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव में ही घुमा कर पूछ दिए जाएंगे। उसके बाद हमने देखा नाइट्रोजन क्षार के बारे में, प्यूरिन पायरिमिडिन, फिर उसके अंदर क्या है, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया डीएनए की खोज। तो ये सारी चीज़ें आपको आज ही क्लियर करने हैं। बाकी आपको पहले मेसेल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट और आनुवांशिक पदार्थ के गुण कुछ छोटे छोटे वीडियो में डाला हुआ है। डीएनए पैकेजिंग एक शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, पर फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्पेशल और पैकेजिंग का। तो ये दो टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, पर आपको आज जितना भी बताया गया है फुल कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर 6 चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ ले तो किताब में एक हार्ड चैप्टर का टेंशन ही हट जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है।